हाँ भाई लोगों, जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पे एक्सेल का। और एक्सेल की जो क्लास अभी जो बीच में चली थी, जो अपने छोटी क्लास आई थी 12-13 मिनट की, उसमें कोई सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस क्लास को रोकनी पड़ी और उस क्लास के ऊपर कंटिन्यू करते। और क्लास जो है अपने चल रही थी एक्सेल की, और एक्सेल में टॉपिक जो था अपना टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। देखो यहाँ पे जो ये आपका सेल वगैरह क्या होती है सार, देखो अभी तक अपन पढ़ कितना चुके हो। मैंने आपको देखो यहाँ पे अभी तक अपन पढ़ चुके हैं एक्सेल में वर्कबुक क्या होती है। अगर आपको पूछे वर्कबुक क्या होती है तो मैंने आपको वर्कबुक के बारे में बता दिया। अगर आपको पूछे बताइए वर्कशीट क्या होती है तो मैंने आपको वर्कशीट के बारे में बता दिया। अगर आपको पूछे बताइए सेल क्या होती है तो मैंने आपको सेल के बारे में बता दिया। अब आपको पूछेगा कि रो क्या होती है तो रो के बारे में भी बताने वाला आपको मैं। उसके बाद अगर आपको पूछे बताइए कॉलम्स क्या होते हैं तो कॉलम्स के बारे में बता देता। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, ये बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं पहले वाली क्लास में। अब इस क्लास में जो है इस क्लास की पीडीएफ और पहले वाले जो क्लास की पीडीएफ उसकी दोनों एक साथ अपलोड होगी भाई। ठीक है भाई, आगे चले यहाँ पे। तो सेल तक बता चुका। अब अगला अपने कौन सा रो का है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है अपने किसकी, रो की बात है। रो होती कैसे, तो देखो यहाँ पे रो होती है आपकी इस प्रकार आड़े रूप में होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। कैसी होती है, इस प्रकार आड़े रूप में होती है। आगे भी आपको समझे, रो का जो नंबर होता है वो इस प्रकार होता है 1 2 3 4, ये इस प्रकार होता है। टोटल जो पंक्तियां होती भी 10,48,576 होता है। क्लियर भाई, ये ध्यान रखना हमेशा। उसकी बात करता हूं मैं, टोटल पंक्तियां भी इतनी होती है, अंतिम पंक्ति जो है उसका नंबर भी ये होता है आपका। उसके बाद जो रो होती है, देखो यहाँ पे जो रो होती है, देखो यहाँ पे रो, और एक मैं लिखता आपको 9। 9 मतलब होता आपका ये 9। अब देखो यहाँ पे इससे एक आपको शॉर्टकट की याद कर दो। ये जो रो होती है, ये जो रो होती है, इस रो को हाइड करने का शॉर्टकट, रो को हाइड करने का शॉर्टकट कंट्रोल 9। रो को हाइड करने का शॉर्टकट कंट्रोल 9, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है भाई, आगे चले यहाँ पे। तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। रो मतलब पंक्तियां होती है, कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज होती है, हिंदी में इसको अपन बोलते हैं क्षैतिज। उसके बाद देखो यहाँ पे रो का नंबर 1 2 3 होता है। उसके बाद क्या होता है 10,48,576 होता है। जहां पर रो के नंबर प्रतिशत उसको रो हेडर या रो बार कहा जाता है, कल की क्लास में बताया था। पहली रो का नंबर 1 होता है, अंतिम का कितना होता है 10,48,576 होता है। उसके बाद रो को हाइड करने के शॉर्टकट की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल+9 हो जाएगी। रो को हाइड करने के शॉर्टकट की जो है वो क्या हो जाएगी, आप लोग क्या बताओ, कंट्रोल+9 हो जाएगी। उसके बाद बात करता हूं हाइड की गई रो की, अगर बात करता हूं जो आपने रो हाइड कर दी उसको वापस लेके आना है तो आपको कंट्रोल के साथ ये ब्रैकेट दबाना है। ठीक है, या अपन कह सकते हैं कंट्रोल+Shift+9 आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कंट्रोल के साथ ये ब्रैकेट, या अपन कह सकते हैं कंट्रोल+Shift+9 कह सकते हैं। ठीक है भाई, जो रो होती है उसकी भी ऊंचाई कितनी होती है, जैसे पोच करिए भाई ये रो है, ये इस प्रकार की रो होती हुई, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो रो है इसकी हाइट कितनी होती है, तो 12.75 पॉइंट। तो ये देखो यहाँ पे क्या बताएंगे, रो की डिफॉल्ट ऊंचाई जो होती है, हाइट जो होती है वो कितनी होती है 12.75 होती है। ठीक है भाई, ऐसा प्रश्न इसका तो नहीं, लेकिन कॉलम की साइज जो है, कॉलम की जो चौड़ाई होती है, ये प्रश्न दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आगे चलो भाई यहाँ पे। अगले को रो की जो हाइट होती है उसको न्यूनतम कितना कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 409 कर सकते हैं। जो रो होती है उसकी जो मैक्सिमम हाइट जो है उसको अपन कितना कर सकते हैं 409 पॉइंट कर सकते हैं। तो ये रो का पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगली बात करता हूं मैं आपके सामने, कॉलम की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, कॉलम्स की बात कर रहा हूं। ये कॉलम क्या होता है, कॉलम का होता है स्तंभ होता है। कॉलम का क्या होता है, स्तंभ। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था पंक्तियां जो होती है उस प्रकार आड़े रूप में होती है, उसी प्रकार जो आपकी कॉलम्स होते हैं वो कॉलम आपके इस प्रकार खड़े रूप में होते हैं। कॉलम जो होते हैं वो आपके इस प्रकार खड़े रूप में होते हैं। आगे बात आपको समझ में, आगे चलो यहाँ पे। और खड़े रूप को बोलते हैं वर्टिकल, क्या बोलते हैं वर्टिकल। अब देखना भाई यहाँ पे कॉलम का नाम क्या होता है, एबीसीडी होता है बिल्कुल। लास्ट वाले कॉलम का नाम कितना क्या होता है, एक्सेप्ट टी होता है। उसके बाद पहले कॉलम का नाम क्या बताएंगे, ए होता है। अंतिम कॉलम का नाम क्या बताएंगे, एक्सेप्ट डी होता है। जहां पे कॉलम का नाम आता है उसको कॉलम हेडर या कॉलम बाहर कहते हैं। ये सारी चीजें मैं कल की क्लास में बता चुका हूं। ऐसा समझो कि आज जो कल समझाए तो उसका आज रिवीजन हो रहा है। ठीक है, मतलब जो पहली क्लास थी एक्सेल की, कॉलम को हाइड करने का शॉर्टकट कंट्रोल+0 होता है। 9 और 0 देखना आप लगभग पास पास ही होते हैं, पास पास 9 होता है उसके बाद 0 होता है आपका। तो 9 तो काम करता है आपके रो को हाइड करने का, अगर कॉलम को हाइड करना तो काम करेगा आपका कंट्रोल+0। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना आप लोग। अगला क्या दे रखा है, जो कॉलम है, कॉलम जो आपने हाइड किया है उसको वापस शो करना है, तो शो करने का शॉर्ट कंट्रोल+Shift और क्या बताएंगे आप लोग 0। अब ये देखो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कि जो रो होती है, देखो यहाँ सॉरी कॉलम जो होता है, देखो कॉलम, ये कॉलम है, तो यहां से लेकर इस कॉलम की यहां से यहां तक चौड़ाई कितनी है, यहां से लेकर इसकी चौड़ाई कितनी है, तो ये जो चौड़ाई होती है वो 8.3 पॉइंट अपन कह सकते हैं, अक्षरों के रूप में कह सकते हैं।
ठीक है भाई, ये अक्सर ध्यान रखना, या पॉइंट आप ध्यान रखना, मैंने दोनों चीजें आपको बताई, यहाँ पे पॉइंट भी दे सकता आपको, यहाँ पे कितने ये दे, डिफॉल्ट कितनी होती है 11 होती है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। उसके बाद हाँ ये हो गया भाई, सॉरी यहाँ पे ये तो हो गई इसकी डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। अगर आपको पूछे कि एक्सेल की अगर बात करो, एक्सेल में जो आपने अक्षरों की डिफॉल्ट साइज जो है वो कितनी होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे 11 होती है। और जो अपनी लिस्ट होती है एक्सेल की, जो एक्सेल की लिस्ट होती है फॉन्ट की, उस फॉन्ट की साइज में जो है, ये अलग से बीच में पॉइंट आ गया, मैं आपको समझा देता हूँ। फॉन्ट की जो लिस्ट होती है इसमें आपकी इस प्रकार की साइज होती है, कम से कम 8 और मैक्सिमम कितने आपके 72 होती है, ठीक है। और ऑटोमेटिक आपका जो फॉन्ट है वो कौन सा होता है, क्या बताएंगे आप लोग, कैलिब्री होता है। और न्यूनतम फॉन्ट साइज 1 और ऐसे अधिकतम कितने 409 पॉइंट होती है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले समझा दूं। जूम साइज मिनिमम 10% और मैक्सिमम कितनी बताई थी 400%। ये सारी चीजें मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अब देखो भाई यहाँ पे अगला क्या लिखा अपने पास, एक्सेल ऑपरेटर। अब अपने काम की चीजें आनी शुरू हो गई भी, अब अपने काम की चीजें आनी शुरू हो गई, एक्सेल ऑपरेटर की बात की जा रही है। अब ऑपरेटर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। आपको किसी प्रकार की कैलकुलेशंस करनी है, आप किसी भी काम को करने के लिए एक्सेल में जो सिंबल यूज करते हैं, ऑपरेटर की परिभाषा बता रहा हूं। आप एक्सेल में किसी भी काम को करने के लिए जो सिंबल काम में लेते हैं उनको अपन बोलते हैं एक्सेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, एक्सेल ऑपरेटर बोलते हैं। अब ये जो ऑपरेटर इनकी अलग अलग कैटेगरी होती है, ये जो ऑपरेटर है इनको ऊपर क्या बोलते हैं, अलग अलग कैटेगरी है भाई। किसी भी चीज को काम करने के एक्सेल में कैसे भी काम, उनके लिए जो सिंबल होते हैं, इनके लिए जो पहले के बने बनाए जो आपके कुछ वर्ड अपन कह सकते हैं, उनको अपन जो काम में लेते हैं, जिनकी परिभाषा पहले से फिक्स है, उसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। अब देखना भाई यहाँ पे तो इनकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है। मैंने इसकी परिभाषा यही बनेगी कि एक्सेल में किसी भी प्रकार का काम करने के जो आप सिंबल काम लेते हैं उसको अपन बोलते हैं क्या, बता सकते हैं ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। अब इनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। सबसे पहले अपने पास कैटेगरी कौन सी, अर्थमेटिक है। सबसे पहले अपने पास कैटेगरी कौन सी, क्या बताएंगे, अर्थमेटिक कैटेगरी। अर्थमेटिक मतलब क्या होता है, तो देखो आपको बता देता हूं। अर्थमेटिक मतलब होता है अंक गणित। अंक गणित का काम करने वाली जो कैटेगरी होती है, अंक गणित का काम करने की जो कैटेगरी होती है उसको अपन क्या बोल देंगे, अर्थमेटिक बोलेंगे। अब देखो यहां पे अगर आपको क्या करना है, जोड़ बाकी गुणा भाग या परसेंटेज या कैरेट, ये देखो निशान है, ये ऐसा जो निशान इसको अपन बोलते हैं कैरेट। क्या बोलते हैं, इस निशान को अपन बोलते हैं कैरेट। क्या बोलते हैं भाई, कैरेट बोलते हैं। इस निशान को अपन क्या बोलते हैं, कैरेट बोलते हैं। ये ध्यान रखना आपको, प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन परसेंटेज और कौन सा अपना कैरेट, ही ध्यान रखना। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं होता है। तो ये 6 प्रकार के आपको सिंबल ध्यान रखना है, जोड़ बाकी गुणा भाग परसेंटेज और कौन सा कैरेट, आपको ध्यान रखना है। ये कैरेट जो ना ये घातांक का काम करता है, पावर का काम करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखो इसकी परिभाषा बता देता हूं। इस प्रकार के ऑपरेटर का प्रयोग वर्कशीट के डेटा पर जोड़ बाकी गुणा भाग आदि करने के लिए जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर निम्न रूप में होते हैं, कौन कौन सी, ये आपको बता दी, बस इतनी सी परिभाषा। अंगणित काम करने का काम करता है, और कौन कौन से जोड़ बाकी गुणा भाग होता है ये मैंने आपको सारे बता दिया। जोड़ बाकी गुणा भाग आप सारे जानते हो। कैरेट जो है ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्या काम करता है, ये आपके घातांक बनाने का काम करता है। और अगला कौन सा होता है, तो मैंने परसेंटेज, ये परसेंटेज के रूप में आपको वैल्यू बता देगा, ठीक है भाई। ये अब देखना भाई यहाँ पे इन सबका मैंने यहाँ पे एक यूज बताया, इन सबका जो है मैंने यहाँ पे जो है एक एक प्रैक्टिक एग्जाम्पल लिया। ये देखो इनका यूज कैसे क्या करना, इन सबका मैंने एक एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे लिखा C1, यहाँ पे क्या लिखा C1, देखो C1 की वैल्यू क्या है, C1 कौन सा है, C1 ये रहा भाई अपने पास, ये C, ये देखना भाई यहाँ पे, हाँ, और 1 2 3 मैं इसका आगे लगा देता हूँ यहाँ पे, है ना। ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या कहा, C1 प्लस D1, मतलब कि C1 की वैल्यू ये रही, D1 की वैल्यू ये रही, ये C1 और ये D1, C1 और प्लस D1, तो C1 में कितना है 10, D1 में कितना है 5, दोनों का मैंने क्या किया प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। आगे बता, बस ये है एक्सेल के ऑपरेटर। ये अगला कौन सा अपने पास, अगला लिखा हो अपने पास, अगला अपने पास ये लिखा हुआ है C2 माइनस D2। C2 की जो वैल्यू है उसको क्या करना है, D2 में घटाना है। तो देखो यहाँ पे ये रहा C2 10 और D2 ये रहा 5, दोनों के बीच माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, आ रहा 5 बिल्कुल। अगला कौन सा अपने पास, C3 मल्टीप्लाई D3, मतलब C3 की वैल्यू ये रही, उनको मल्टीप्लाई करना 5 से, तो C3 मल्टीप्लाई मतलब कि गुणा करना है D3 से, तो 10 इंटू 5 कितना हो गया आपका 50 हो, कितना हो गया 50 हो गया। आगे चलिए, अगला कौन सा है, अगला आपका भाग का है, C4 डिवाइड बाई D4। C4 के अंदर आपको क्या करना है, D4 का भाग देना है। C4 की वैल्यू कौन सी है 1 2 3 4, ये रही।
इसके अंदर क्या करना, इसका भाग देना 5 का, तो 10 के अंदर 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो देखो आंसर में कितना आ रहा अपना 2 आ रहा है। आगे चलिए यहाँ पे, आगे इनके मैं और भी प्रश्न बताऊंगा एग्जाम में किस टाइप के इनके प्रश्न आए। जब एक्सेल का पूरा टॉपिक हो जाएगा, जब अपन फंक्शन पढ़ लेंगे, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि पिछली बार एग्जाम में कैसे कैसे इसके प्रश्न पूछे गए। देखो यहाँ पे C2 परसेंटेज मल्टीपल D2 और परसेंटेज, ये आपस में गुणा करके जो है इसकी परसेंटेज वैल्यू बताई 0.5। ठीक है, ये गणित ज्यादा मेरे को आती नहीं है। और उसके अगला कौन सा है, क्या लिखा हुआ है C3 की वैल्यू कौन सी, 1 2 3। ठीक है, ये C3 हो गया। D6 की वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5 और 6 ये रही। तो 10 की घात जो है वो 5 है। 10 की घात जब 5 को आप सोल्व करोगे तो आपका ये 1 लाख आएगा। कितना आएगा, 1 लाख आएगा। तो ये आपको मैंने सारे के सारे जितने भी अपने जो क्या थे भाई, जितने भी अपने जो है एक्सेल के ऑपरेटर थे, कौन से, अर्थमेटिक वाले, अर्थमेटिक ऑपरेटर का परिभाषा मैंने आपको यहाँ पे समझा दी भाई। अर्थमेटिक ऑपरेटर की परिभाषा जो है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी भाई। अर्थमेटिक ऑपरेटर की परिभाषा जो है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी भाई। अर्थमेटिक ऑपरेटर की जो परिभाषा थी वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। तो मेरे हिसाब से अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। अगला अपने पास कौन सा है, अगला ऑपरेटर अपने पास कौन सा, टेक्स्ट ऑपरेटर। देख रहे हैं यहाँ पे भी, ये इस प्रकार का सिंबल होता है। टेक्स्ट ऑपरेटर जो है ना वो आपकी इस प्रकार का सिंबल होता है, वो आपकी इस प्रकार का सिंबल होता है टेक्स्ट ऑपरेटर। इसको अपन बोलते हैं एम्परसेंड। वैसे नॉर्मली इस सिंबल का नाम क्या होता है, एम्परसेंड होता है। ठीक है, और इसको अपने क्या बोलते हैं, टेक्स्ट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट ऑपरेटर। अब ये क्या करता है, कोई भी दो या दो से अधिक अक्षर है उनको आपस में जोड़ता है, या कोई भी दो अलग अलग वर्ड है उनको आपस में क्या करता है, जोड़ता है। जैसे अपन को क्या करना था अभी, 5 + 7, ये 5 और 7 को जोड़ता कौन है, प्लस जोड़ता। उसी प्रकार आपके पास यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, इन दोनों को जोड़ना, मतलब कि इन दोनों को जोड़ करके आपको ए बी बनाना है। तो कैसे जोड़ेगा, तो देखो यहाँ पे इसका नाम है एम्परसेंड, और दो अलग अलग शब्द, दो अलग अलग अक्षर होते उनको जोड़ करके एक बनाता है। जैसे राम और आगे लिख दिया मैंने लक्ष्मण, तो दोनों का नाम एक करना, राम लक्ष्मण एक करना है, तो कौन जोड़ेगा, क्या बताएंगे आप लोग, टैक्स ऑपरेटर। देखो यहाँ पे इसको अपन एम्परसेंड बोलते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटर का प्रयोग दो या दो से अधिक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब देखना भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बराबर बराबर ये ब्रैकेट आपका A1 एम्परसेंड B1, यही तो फॉर्मूला लिखा अपने पास। देखो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या, A1 की वैल्यू ये रही भी, जे लिखा हुआ। B1 की वैल्यू क्या लिखी हुई, सिंग लिखा हुआ। अब इन दोनों को क्या करना, ये जो अगर इसमें बीच में क्या लगा दिया, एंड लगा दिया, ये क्या करेगा, A1 की जो वैल्यू और B1 की जो वैल्यू उनको दोनों को आपस में जोड़ देगा। तो A1 का नाम क्या, A1 के अंदर क्या लिखा हुआ, जे लिखा हुआ, B1 के अंदर क्या लिखा हुआ, सिंग लिखा हुआ, तो दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका, जय सिंह बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे C1 का क्या आ रहा है रिजल्ट, C1, इन दोनों को जोड़ के देखो यहाँ पे क्या है, ये जो फॉर्मूला अप्लाई है ना भाई, ये फॉर्मूला मैंने इसके अंदर अप्लाई किया, ये फॉर्मूला मैंने इसके अंदर अप्लाई किया, तो इसका जो भी परिणाम आएगा ये बराबर क्या कर देगा, ये बराबर आपके जो है वो कहां पे ला, इसमें सी में लग देगा वैल्यू। ठीक है भाई, अब आगे देखो यहाँ पे, और ये जो इसका प्रश्न है भाई, ये जो एंड ऑपरेटर है इसका प्रश्न अभी आपके 2021 में वीडियो का एग्जाम हो तो उसमें ये प्रश्न आया था। कैसा क्या प्रश्न आया था, आगे एक बार ये टॉपिक अपन समझ ले पूरा, उसके बाद मैं आपको सारी अच्छी सी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे अगला अपने पास कौन सा है, कंपेरेटिव, रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर। एक ही नाम है सबका, कंपेरेटिव भी कह सकते हैं, तुलनात्मक कह सकते हैं, रिलेशनल मतलब संबंधात्मक कह सकते हैं, लॉजिकल मतलब तार्किक पर कह सकते हैं। ये ऑपरेटर ध्यान रखना। इनका प्रश्न जो है, इसका प्रश्न अभी आपने पिछली बार 2022-23 में जो सीईटी हुई थी, जो आपके 22-23 में सीईटी हुई थी, इसमें एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, ऐसा प्रश्न आया था। तो लॉजिकल ऑपरेटर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया भाई कौन कौन से, ये आपका छोटा, ये आपका बड़ा, ये छोटा या बराबर, ये बड़ा या बराबर, ये बराबर बराबर नहीं, ये ऐसे प्रश्न है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखो भाई यहाँ पे, अब मैं बात करता हूं आपके सामने कि इस प्रकार के ऑपरेटर का प्रयोग वर्कशीट डेटा में तुलना करने के लिए किया जाता है। इसमें निम्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगे बात आपको समझ में। अब देखना भाई यहाँ पे, अब अपने पास क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर कैसे क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। और जब मैंने आपको 5वां चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको सीपीयू के अंदर एएलयू बताया था, मैंने आपको एएलयू मतलब कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बताया था, और उसमें आपको बताया था अर्थमेटिक एएलयू जो है आपके अंगणित और तार्किक दोनों काम करता है। और जो लॉजिकल होता है मतलब कि जो तार्किक होता है उसका जो परिणाम होता है या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अंगणित जो है उसका परिणाम, सॉरी लॉजिकल जो है इसका रिजल्ट जो है वो कैसा आएगा, या तो ट्रू आएगा या क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब कैसे क्या होता है मैं आपको बता दूं यहाँ पे, इसमें ध्यान रखना इसका जो परिणाम वो क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है भाई, अब देखना यहाँ पे कैसे क्या होता है। अब मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ बता देता हूँ। देखो यहाँ पे
अब देखना भाई यहां पे C1 बड़ा हो D1 से। C1 देखो यहां पे मैं एक एक चीज आपको समझा देता हूं। क्या लिखा हुआ है? बराबर C1 बड़ा हो D1 से। अब इसको पहले बात तो देखो यहां पे कैसे क्या इसका सॉल्व कैसे करना है। भाई यहां पे मैंने ऐसा लिख दिया, अगर यहां पे प्लस होता है तो आप समझाते सर C1 और D1 की वैल्यू को जोड़ना, लेकिन यहां पे इस प्रकार का सिंबल दे रखे, बड़े का निशान दे रखा। अब ये ऐसा कैसे क्या करना है इसका? तो अगर ऐसे आपके सीक्वेंस को सॉल्व कैसे करना, वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर भी देख लो यहां पे क्या लिखा हो। यहां पे आपको लिखना है क्या क्या C1 कौन सा है? ये रहा। क्या C1 ये किसका निशान है? बड़ा का। किसका निशान है? बड़ा। बड़ा है D1 की वैल्यू कितनी है? 5। अब देखो यहां पे भाई मैंने केवल लगाया क्या? केवल क्या लगाया? बाकी 10 ये C1 की वैल्यू बड़ा, ये बड़ा का निशान है, और 5 ये D1। मैंने केवल ये तो लगाया क्या, बस इसका आगे क्या जोड़ देना है? क्या C1 बड़ा है D1 से? अब आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या C1 बड़ा है D1 से? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, यस। और यस मतलब क्या होता है? यहाँ पे ट्रू होता है। यस मतलब क्या होता है? ट्रू। तो देखो इसका परिणाम ये अपने पास क्या आया? ट्रू आ गया। ठीक है भाई। अगला अपने पास क्या लिखा हुआ है? अगला अपने पास क्या लिखा हुआ है? ये रहा, बराबर C2 लेस देन D2। क्या C2 छोटा है D2 से? क्या C2 छोटा है D2 से? आपसे पूछ रहा है। हाँ, तो देखो यहां पे बराबर C2 लेस देन D2। अब देखना यहां पे, अब यहां पे आप देखना बराबर C2 लेस देन D2 हो गया। अब देखना यहां पे क्या है? C2 की वैल्यू कितनी है? 10। छोटा हो किससे? 5 से। अब मेरे को बताओ यहां पे क्या 10 5 से छोटा है क्या? क्या 10 5 से छोटा? क्या आप कहेंगे नहीं सर ये तो गलत बात है। नहीं तो नहीं मतलब क्या आएगा यहां पे? फॉल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। यस का मतलब ट्रू बताना, और नो मतलब क्या होता है कि आप लोग फॉल्स बताना। आगे चले यहां पे भी। अब क्या कह रही है? C3 बड़ा या बराबर हो किससे? D3 से। देखो ये C3 बड़ा या बराबर हो किससे? D3 से। C3 की वैल्यू कितनी भी? C3 की वैल्यू अपने पास कितनी? 10 है। बड़ा या बराबर हो किससे? D3 से। D3 की वैल्यू कितनी है? 5। पहले तो चेक करो कि C3 D3 से बड़ा है क्या? तो 10 है जो 5 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। अगर यहां पे देखो यहां पे भाई क्या लिखा है? D3 C3 की वैल्यू कितनी है? 10। 10 बड़ा हो किस? बड़ा या बराबर किससे? 5 से। पहले तो चेक करो क्या 10 बड़ा है 5 से? अगर 10 5 से बड़ा है तो परिणाम क्या आएगा? सही है। और अगर यहां पे देखो, ये तो आगे यहां पे ट्रू, अगर यहां पे ऐसी कंडीशन होती है 5 बड़ा या बराबर हो 5 से। अब देखो यहां पे चेक कैसे करना? पहले तो चेक करेगा क्या 5 5 से बड़ा है क्या? तो कहेंगे नहीं सर। क्या 5 5 से बराबर है क्या? तो इसमें आप बताएंगे हाँ। तो अब इसमें भी परिणाम क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। क्लियर? बाकी मैं आपको और प्रश्न बताऊंगा, उसमें और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, आगे चले यहां पे भी। अगला अपने वही वापस, अभी छोटे वाला था, ये बड़े वाला, जो बड़े वाला था अभी ये छोटे का आ गया। कि कैसे? बराबर C4 लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा? D4 हो जाएगा। C4 लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा? आपका D4 हो जाएगा। C4 की वैल्यू कितनी भी? C4 की वैल्यू 1 2 3 4 ये रहे। ठीक है, क्या हो जाएगी यहाँ पे? 10 छोटा या बराबर हो किससे? 5 से। 10 छोटा या बराबर किससे? 5 से। अब देखो पूछो यहाँ पे क्या 10 छोटा है 5 से? क्या 10 5 से छोटा है क्या? सर 10 5 से छोटा नहीं होते। क्या 10 और 5 बराबर है? 10 और 5 बराबर भी नहीं होता ना, तो छोटा है नहीं बराबर। इसका परिणाम क्या आएगा? फॉल्स आएगा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? फॉल्स आ रहा है। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे। भाई एक्सेल का टॉपिक अगर समझ नहीं आ रहा हो ना, तो एक तो बार बार क्लास देखना, और फिर भी समझ नहीं आए तो मेरे को एक बार चैट बॉक्स बता देना सर हमें ये चीज समझ नहीं आई, तो मैं उसका एक सॉल्यूशन कर सकता हूँ। उसके जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे सारे प्रश्न बना के उसका आपका सॉल्यूशन करवा सकता हूँ। सही बात है ना? ये तो वही आपके जो है जितने भी प्रश्न उनका मैं प्रश्न बना के उसका क्या करवा सकता हूँ? सॉल्यूशन करवा सकता हूँ, ताकि आपने ये टॉपिक जो है देखो सारी चीजें अपने समझ आएगी। एक्सेल थोड़ा समझने वाला टॉपिक, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, अगला कौन सा है? अगला ये है बराबर C5 और D5। C5 की वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 4 ये 5 ये रिटर्न।
अब ये क्या निशान है, D5, D5 की वैल्यू कितनी है 5। अब ये जो निशान है भाई देखो, ये अगर आपको ऐसा मिलता है ना, इसका बोलते हैं बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है बराबर नहीं हो। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है, बड़े का, ये किसका निशान है, छोटे का, ये बड़ा या बराबर का, ये छोटे या बराबर का, ये लेकिन जब ऐसा मिल जाए आपको, इसका मतलब होता है बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर ये केवल ऐसा मिले तो इसका मतलब होता है बराबर होना चाहिए। तो अब ये निशान क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों जो वैल्यू वो बराबर नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहां पे ये कह रहा है बराबर नहीं होनी चाहिए। 10 और 5 बताओ बराबर है क्या, बराबर भी नहीं। मैंने बोला है कि कल क्लास नहीं आएगी और सच में कल क्लास नहीं आती है, इसका मतलब मेरी बात क्या है, सही है। क्लियर? यहां पे ये कह रहा है 10 और 5 बराबर नहीं होने चाहिए और सच में 10 और 5 बराबर होते भी नहीं है, इसका मतलब यहां पे कंडीशन क्या होगी, सही है। तो देखो परिणाम क्या आ रहा है, इसका पे सही आ रहा है। क्लियर? आगे चलो, यहां पे अगला क्या लिखा हो अपने पास, ये रहा बराबर D6 C6 और क्या लिखा है D6 लिखा हुआ। अब इसके अंदर क्या लिखा है देखो, यहां पे ये कह रहा है बराबर C6 बराबर D6, ये कह रहा है C6 और D6 की वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बराबर देखो यहाँ पे 10 5 बराबर, क्या बताओ 10 और 5 बराबर होते क्या, नहीं, ये साथ होता ही नहीं। 10 और 5 बराबर कैसे कैसे नहीं हो सकता बराबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? आगे चले यहाँ पे ये बता दिया। अगला अपने पास कौन सा आएगा, रेफरेंसेज ऑपरेटर आएगा। क्या आएगा, रेफरेंसेज ऑपरेटर। रेफरेंसेज ऑपरेटर होता कैसा है, तो देखो यहाँ पे भाई आपने इस प्रकार का देखोगा, ये आपने देखो जैसे ये जो निशान होता है भाई इस प्रकार का, ये जो निशान है इसको अपन बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। इस निशान को अपन क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे अभी अपने एक टॉपिक पढ़ा था सेल रेंज, क्या पढ़ा था अभी अपने एक टॉपिक पढ़ा था, कौन सा, सेल रेंज। जो सेल रेंज अपने टॉपिक पढ़ा था, उस सेल रेंज टॉपिक में जो है अपने क्या आया था भाई, सेल रेंज जो टॉपिक है उस सेल रेंज टॉपिक में अपने क्या आया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट करनी है, तो जैसे यहाँ पे B3, मैंने एक एग्जांपल बताया था ना आपको, B3 से G9, तो यहाँ पे जो ये बीच में जो कॉलन है, ये जो निशान है इस निशान को अपन क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। ठीक है? अब देखो यहाँ पे परिभाषा पढ़ लो एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रेफरेंस ऑपरेटर के रूप में कॉलन चिन्ह का प्रयोग होता है। रेफरेंस ऑपरेटर एक ही होता है, वो होता है आपका कौन सा, कॉलन होता है। कॉलन कैसे क्या होती है आपको बता दिया। और इसका प्रयोग किसके लिए होता है, सेल रेंज निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सेल रेंज निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सेल रेंज कैसे, देखो भी यहाँ पे सपोज करो मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, सम करना, मतलब कि कुछ नंबर को जोड़ना है। कौन कौन सी, A1 A2 A3 A4 A5। मेरे को क्या करना है, A1 से लेकर के A5 तक के नंबर को जोड़ना है। तो ये मैं ऐसे लिखना पड़ेगा मेरे को, A1 A2 A3 A4 A5, मतलब कि कौन कौन सी सेल के मतलब डेटा जोड़ना है। तो मैंने बोल दिया A1 से लेकर A5 तक की वैल्यू को मेरे को जोड़ना है, मतलब रेंज क्या है, A1 से A5। तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ता है A1 A2 A3 A4 A5, इस प्रकार लिखना पड़ता है। अब देखो भाई यहाँ पे अगर ये तो 5 वैल्यू कोई बात नहीं, अगर मेरे को A1 से A50 तक की वैल्यू को जोड़ना होता तो मेरे को ऐसा लिखना पड़ता A1 A2 A3 A4 A5 मतलब कॉमा लगा लगा एक 50 तक लिखना पड़ता। तो लिख तो सकते, इसमें ज्यादा टाइम लगता है एक तो, और हो सकता है अपनी जल्दबाजी में कुछ गलती भी हो जाए। तो अपन को क्या करना है, अगर एक साथ क्या करना है आपको, शॉर्ट में क्या करना है, सेल रेंज सेलेक्ट करनी है। मेरे को क्या करना है, A1 से A50 तक की वैल्यू को क्या करना है, जोड़ना है। A1 से A50 तक की वैल्यू जोड़ना। तो A1 और A50 इनके बीच में यहां पे कौन सा सिंबल लगाऊं मैं, यहां पे कौन सा सिंबल लगाऊं, तो A1 से A50 तक की ऑटोमेटिक वैल्यू सेलेक्ट हो जाए। A1 से A50 तक की जो है रेंज जो है, सेल जो है वो क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये से है ना, इस से का काम यहाँ पे कौन करता है, यहाँ पे जो ये से का काम जो है वो करता है, ये निशान करता है A1 से A50। तो यहाँ पे जो ये बीच में से का जो काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है अपना, ये काम कर रहा है अपना कौन सा, रेफरेंस ऑपरेटर। यहाँ पे जो सेल का जो से का जो काम कर रहा है, अपन बोलते हैं ना 1 to 10, तो बीच में ये 2 जो आ रहा है ना, ये काम अपने एक्सेल में कौन करता था, आप क्या बताओगे, ये आपका कॉलन करता है। क्लियर? जैसे मेरे को यहाँ पे क्या करना था,
मतलब कुछ नंबरों को ऐड करना था, कौन कौन से, D1 से D4। तो से तो नहीं लिख सकते, टू नहीं लिख सकते, बीच में डेस भी नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे बीच में से का काम कौन कर रहा है, तो से का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ये देखो निशान का क्या है, यहाँ पे ये देखो कॉलन का निशान बना रखा अपने पास, ये कॉलन जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं। आगे होगी मेरे हिसाब से बात आपको समझ में क्लियर। आगे चलो भाई यहाँ पे, और ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझनी है पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये सारी चीजें भी बेसिक चीजें, ये सारी अपने एक्सेल की बेसिक चीजें चल रही है अभी। एक्सेल का मेन टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ है, मेन टॉपिक मैं बताऊंगा आपको फंक्शन है, इसके अलावा बाकी थ्योरी है। एक्सेल की अभी ये बेसिक चीजें चल रही है, अभी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो अगला क्या लिखा है, एक्सेल वर्कशीट में सेल में निम्न प्रकार का डेटा होता है। जो अपने एक्सेल होती हुई उस एक्सेल में क्या होता है, आपके एक्सेल वर्कशीट जो है उसमें आपका जो सेल होती है उस सेल के अंदर जो है अपना डेटा अलग अलग प्रकार का होता है, कुछ नंबर का होता है, कुछ आपके अल्फाबेट का होता है, ये अलग प्रकार का। तो उसी प्रकार का आपको पूछे कि एक्सेल की सीट जो होती है या वर्कशीट जो होती है, सेल जो होती है, उसमें किस प्रकार का डेटा होता है, तो आपको बताओ यहाँ पे 4 प्रकार का डेटा अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने पास क्या लिखा है, वैल्यूज या नंबर। सबसे पहले अपने पास कौन सा है, क्या बताएंगे, वैल्यूज या नंबर। क्या बताएंगे, वैल्यूज या नंबर। इसके अंतर्गत 0 से 9 तक अंकों का सेल में लिखा जा सकता है। जो भी आप नंबर लिखोगे वो हमेशा कहां पे आएंगे, सेल का राइट में आएंगे। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। भाई आप एक्सेल में जब काम करोगे किस प्रकार की डेटा उसमें होगा, उसको अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। तो 0 से 9 तक की जो वैल्यू आप टाइप करते हो उसको बोलते हैं वैल्यू या नंबर बोलते हैं। और नंबर हमेशा ध्यान रखना कहां पे आएगा, आपका राइट में आएगा। कहां पे आएगा, राइट में आएगा। अगला आएगा अपना लेबल या टेक्स्ट। इसमें A to Z के सभी अक्षरों को मिलकर, A to Z अक्षर वो इनसे मिलकर बनने वाले शब्द, ए से लेकर जेड तक के जो भी अक्षर होते हैं और ए से जेड के प्रयोग से जो भी अपन वर्ड यूज करते हैं उनको अपन बोलते हैं लेबल या टेक्स्ट बोलते हैं। सेल में टेक्स्ट को लेफ्ट में दिखाया जाता है, जो भी आपका टेक्स्ट होता है वो हमेशा ध्यान कहां पे आएगा, लेफ्ट में आएगा। जबकि किसी नंबर को, अब देखो यहां पे अगर आपने कोई भी नंबर लिखा है और उस नंबर का आपको क्या बनाना है, क्या करना है, अगर आपने कोई नंबर है उसका आपको टेक्स्ट बनाना है तो आपको उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफ लगाना पड़ेगा। ये ऊपर वाली जो कॉमा लगती है इसको अपन बोलते हैं एपोस्ट्रोफ। क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफ। भाई ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5, ये 5 क्या अभी नंबर है, लेकिन इस नंबर को मेरे को क्या करना, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, तो ऊपर वाले आपको ये कॉमा लगाने पड़ेगी जिसको अपन बोलते हैं एपोस्ट्रोफ। क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफ। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। जब किसी नंबर को सेल में एपोस्ट्रोफ के मध्य लिखा जाता है तो वो नंबर टेक्स्ट में बदल जाता है, उसे सेल के बाईं ओर प्रदर्शित किया जाता है। अगर आपने कोई नंबर लिखा है और उसने आपने क्या कर दिया, एपोस्ट्रोफ लगा दिया, तो वो नंबर आपका चेंज हो जाएगा आपके टेक्स्ट के रूप में, मतलब कि नंबर नहीं काउंट होगा, वो एक टेक्स्ट माना जाएगा। टेक्स्ट के अंदर आपका अल्फाबेट भी होता है, नंबर्स भी आते हैं, लेकिन नंबरों को आपको टेक्स्ट के रूप में यूज करना है। उसमें कैलकुलेशन अपन नहीं कर सकते, जोड़ बाकी गुणा भागी। तो आपको नंबर जो है उसको अपन टेक्स्ट बनाना है तो क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे। और एपोस्ट्रोफ के साथ अगर आप कोई नंबर यूज करते हो तो उसके बाद इसको अपन किसी प्रकार का कैलकुलेशन का काम अपन नहीं कर सकते। और जब वो नंबर के ऊपर एपोस्ट्रोफ लगा दोगे तो वो कहाँ दिखेगा, वो टेक्स्ट बन जाएगा। और टेक्स्ट हमेशा कहाँ पे आता है, लेफ्ट में आता है। ठीक है, उस पर गणना का कार्य नहीं किया जा सकता। अगला अपने पास कौन सा होता है, फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट, यही एक्सेल में सबसे अलग है, हटके है भाई, फॉर्मूला या फंक्शंस की बात करता है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी फॉर्मूला जो होता है, कोई भी फॉर्मूला होता है उसकी शुरुआत जो होती है इस प्रकार आपके ब्रैकेट बराबर से होती है। कोई भी जो फॉर्मूला होता है उसकी शुरुआत कहां से होती है, बराबर से होती है। बहुत बार एग्जाम ये प्रश्न पूछा जाता है, बताइए फॉर्मूला की शुरुआत कहां से होती है, फंक्शन की शुरुआत कैसे क्या होती है। तो हमेशा ध्यान रखना इसकी शुरुआत जो होती है वो आपने कैसे होती है, क्या बताएंगे, बराबर से होती है। ठीक है, ये प्रश्न अभी सीईटी के एग्जाम में था, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, और पिछली बार 2015-16 वाले पटवार एग्जाम में पूछा गया है। फॉर्मूला की शुरुआत कहां से होती है, फंक्शन की शुरुआत कहां से होती है, क्या बताएंगे अपने, बराबर से होती है। अगला अपने पास लिखा है, एक चीज और ध्यान रखना है, सपोज करो मैंने कुछ भी फॉर्मूला लिखा हुआ, हमेशा ध्यान रखना कुछ भी आप फॉर्मूला लिखोगे उसके आगे फंक्शन जो लिखोगे, कुछ सपोज करो मैंने एक यहाँ पे फंक्शन लिखा सम। अभी आपका रिसेंटली मैं आपको सीटी एग्जाम के प्रश्न बताता हूँ भैया, अभी यहाँ पे सीटी के एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा फंक्शन सही है। तो सबका नाम सम है, लेकिन इनमें से कौन सा फंक्शन सही है। हमेशा ध्यान रखना कोई भी फंक्शन अपन यूज करते हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं, इस प्रकार का आगे ब्रैकेट ऐसा होता है, उन सब के आगे ब्रैकेट कैसा है, किस प्रकार के ब्रैकेट आएगा, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो एक्सेल में डेटा जो है कुछ फॉर्मूला के रूप में भी होता है, फॉर्मूला कैसे किया जाता है तो आपको बताया, बराबर का बता दिया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर लोअर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिपेस।
ये लोअर फंक्शन जो है ये क्या करता है, किसी भी अक्षर को क्या करता है, छोटा कर देता है। यहाँ पे डीपीएस कैपिटल में लिखा हुआ है, यहाँ पे डीपीएस कैसा हो गया अपना, छोटा हो गया। बाकी फंक्शन आगे आएंगे उसमें आपको बताऊंगा अच्छे से। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया भाई। अगला देखो भाई, यहाँ पे एक अपने रहेगा कौन सा, डेट एंड टाइम। एक अपना कौन सा रहेगा, डेट एंड टाइम। मतलब कि जब भी आपको एक्सेल में काम करे उसमें डेट एंड टाइम कैसे क्या लिखते हैं, तो ये आपको डेट एंड टाइम हो जाए। ठीक है, ये इस प्रकार का फॉर्मेट होता है, MMDDYY MMYY। ठीक है भाई। उसके बाद जैसे यहाँ पे भाई MM मतलब कि 2 अंकों में आपका महीने आएगा, 2 अंकों में आपकी डेट आएगी, 2 अंकों में आपका ईयर आएगा। MM मतलब कि कुछ जो महीना है जनवरी फरवरी, इनके आपके शुरुआत के 3 अक्षर आएंगे। जैसे जनवरी है तो उसका JN आएगा, मार्च है तो M में R आएगा। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, DD मतलब डेट पहले आएगी, MM मतलब इसका 3 अक्षर बीच में आ जाएंगे वो आपके DD MM। तो ये आपके ऐसा है, ये सारे फॉर्मेट मैंने आपको बताया डेट फॉर्मेट क्या होता है उसका। ठीक है भाई, आगे चलिए यहाँ पे। तो ये तो था अपने एक्सेल का यहाँ तक का भाई क्या होता है बेसिक। अब यहाँ पे आगे जो चीज आएगी वो अच्छे से समझना। ये चीज जो है आपके मैं अभी समझा रहा हूँ, ये आपके कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछी गई है। ठीक है, अब देखना भाई यहाँ पे, देखो यहाँ पे सेल रेफरेंस की बात हो रही है। सेल रेफरेंस या अपन बोल सकते हैं इसको सेल एड्रेस, सेल रेफरेंस भी कह सकते हैं इसको, अपन बोल सकते हैं सेल एड्रेस बोल सकते हैं। सेल रेफरेंस जो होता है, सेल एड्रेस जो होता है, उसका यूज करने के 3 तरीके होते हैं। सेल रेफरेंस जो है या जो सेल एड्रेस होता है उसको यूज करने के 3 तरीके होता है। 3 तरीके कौन कौन? सबसे पहला होता है रिलेटिव। क्या होता है रिलेटिव? एक होता है अपना कौन सा, एब्सोल्यूट, और एक होता है इन दोनों का मिक्स, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है भाई, कितने प्रकार, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, एक कौन सा अपना मिक्स्ड, जो दोनों मिलकर के बनता है। अब चेंजेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। रिलेटिव में हमेशा ध्यान रखना सेल एड्रेस बदलता है, छोटी सी ये परिभाषा ध्यान रखना आप लोग। रिलेटिव जो होता है उसमें सेल एड्रेस बदलता रहता है। अगला आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में ध्यान रखना सेल एड्रेस हमेशा फिक्स रहता है। सेल एड्रेस क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। और अगला रहेगा अपने पास कौन सा, अगला रहेगा अपने पास कौन सा, मिक्स्ड। मिक्स्ड में कुछ सेल एड्रेस चेंज होगा और कुछ जो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आगे बता आपको समझ में। सेल रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन सा, रिलेटिव। क्या बताओगे, इसमें सेल एड्रेस बदलता रहता है। एब्सोल्यूट, सेल एड्रेस फिक्स रहता है। मिक्स्ड में कुछ फिक्स रहेगा और कुछ क्या होगा, बदलेगा। बस इतना से ध्यान रखना। अब ये आपको इनकी पहचान कैसे करनी है, कई बार एग्जाम ये भी प्रश्न दे देते हैं कि बताए इनमें से कौन सा सेल रेफरेंस है, रिलेटिव है या आपका रेफरेंस है, या कौन सा मतलब रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है या मिक्स्ड है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर एक सिंपल सा सेल एड्रेस लिखा होता है, अगर आपका सिंपल सा सेल एड्रेस लिखा हो, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया A1 प्लस A2, अगर मैंने ऐसा लिख दिया, इस कॉलम सिंपल सा A1 लिखा और सिंपल सा लिखा, अगर आपको इस प्रकार का सिंपल सा सेल रेफरेंस मिले, इसका मतलब कौन सा अपना रिलेटिव है। कैसा है, रिलेटिव। अब मैंने क्या किया, जैसे ये कॉलम का नाम है, कॉलम के नाम के पहले मैंने डॉलर लगा दिया, फिर ए लगाया, फिर डॉलर लगाया, वापस 1 लगाया, प्लस डॉलर ए अपना कौन सा, ये $2। अगर आप ऐसा लिखते हैं, अगर कॉलम के नाम के पहले, रो के नंबर के पहले, कॉलम के नाम के पहले, रो के नंबर, सबके आगे अगर आपने क्या लगा दिया, इस प्रकार डॉलर का निशान लगा दिया, तो डॉलर के निशान के वाला जो है उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं भाई, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एग्जाम ऐसा प्रश्न भी आएगा कि रिलेटिव सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाने उसके लिए कौन सा सिंबल काम लेता है, तो ये डॉलर सिंबल काम लेता है। कौन सा सिंबल काम लेता है, डॉलर। अब अगला आता है अपने पास कौन सा, मिक्स्ड। कौन सा आता है, मिक्स्ड आता है। तो देखो यहाँ पे मिक्स्ड की बात करता हूं, तो इसमें आपकी कुछ जो है, जैसे कॉलम में कर देता फिक्स, और रो जो है उसको अपने क्या कर देता हूँ, सेल रेफरेंस मतलब कि रिलेटिव बना देता हूँ, प्लस डॉलर ए, और इसको मैंने क्या कर दिया आपके यहाँ पे 2 कर दिया। अब इसमें कॉलम तो फिक्स रहेगा लेकिन ये चेंज होता रहेगा, इसमें कॉलम फिक्स रहेगा लेकिन ये चेंज होता रहेगा। क्लियर भाई। तो जिसमें कुछ फिक्स और कुछ चेंज होता रहे उसको अपन क्या बोलते हैं, मिक्स्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड। अब देखना भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, सेल रिलेटिव। क्या लिखा है, रिलेटिव सेल रेफरेंस। इस प्रकार के सेल रेफरेंस में सेल एड्रेस को किसी दूसरी सेल में ड्रैग या कॉपी करने पर, अब देखना भाई यहाँ पे क्या है, कैसा होता है, देखो समझो ध्यान से, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। एक्सेल समझ नहीं आ रहा, 100% समझ आएगा भाई, 100% समझ आएगा। इसकी मैं आपके आगे आके मतलब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करूंगा इसकी, बाकी चीजें नहीं कर रहे, लेकिन इसके एक्सेल के टॉपिक में जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस आपको करूंगा, फिर अपना अगला नया टॉपिक लेंगे। ठीक है भाई, आगे देखो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बराबर D1
देखो D1 की वैल्यू कितनी है, D1 ये रहा भाई, और D2 ये रहा D2। तो D1 की वैल्यू कितनी है, D1 की वैल्यू 5, D2 की वैल्यू कितनी है 6। इन दोनों को क्या करना, आपको प्लस करना। ठीक है भाई। और ये फॉर्मूला कहां पे लिखा, ये फॉर्मूला आपने लिखा है D3 के अंदर। ये फॉर्मूला कहां पे लिखा, D3 के अंदर। D3 के अंदर आपने क्या है फॉर्मूला लिखा, कौन सा फॉर्मूला लिखा, ये वाला भाई। ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 है। D3 में आपने फॉर्मूला क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा बराबर D1 प्लस D2। ठीक है। तो D1 प्लस D2, D1 की वैल्यू कितनी है 5, D2 की वैल्यू कितनी है 6, दोनों को जोड़ा कितना है 11। तो देखो D3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके 11 है। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, इसमें जो भी फॉर्मूला लिखा आपने, इसमें जो भी फॉर्मूला लिखा है उसको आपने क्या किया, कॉपी किया। इसमें क्या किया, कॉपी। और कॉपी करने के बाद, कॉपी करने के बाद आपने क्या किया, इस फॉर्मूला को, ये जो अपना E3 है, कॉपी करने के बाद इस फॉर्मूला को जो है आपने क्या किया, E3 है उसके अंदर आपने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। इस फॉर्मूला को आपने क्या किया, कॉपी किया, उसके बाद क्या किया, E3 के अंदर आपने पेस्ट कर दिया। तो जब किसी आपने क्या सेल एड्रेस जो है किस प्रकार का यूज किया, रिलेटिव, मतलब एक सिंपल सा सेल एड्रेस, रिलेटिव सेल रेफरेंस अपन यूज करते हैं तो क्या होता है, इसमें सेल एड्रेस चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। तो अभी आपने क्या किया, इसको कॉपी कर, कॉपी करके कहां पे डाल दिया आपने, E3 के अंदर डाल दिया। तो यहां पे जो E3 है भाई, यहां पे जो E3 है, E3 के अंदर क्या बन जाएगा, E1 प्लस E2 बन जाएगा भाई। यहां से अपने कॉपी क्या किया, D1 और D2 क्या था, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है। इसमें क्या होता है, सेल के अकॉर्डिंग सेल एड्रेस चेंज हो जाता है। ई वाले पे आए अपन, तो ई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल एड्रेस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पहले था D1 और D2, लेकिन आपने इसको पेस्ट कहाँ पे किया, ई के अंदर किया, तो यहाँ पे डी की जगह क्या हो जाएगी, ई हो जाएगा। ठीक है। D1 का क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। D2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि जो E3 है, E3 के अंदर फॉर्मूला क्या है, E3 जो है इसके अंदर फॉर्मूला क्या है, E3 के अंदर फॉर्मूला है E1 प्लस E2। तो E1 की वैल्यू क्या, देखो यहाँ पे ये रहा आपका E1, देखो यहाँ पे E1 की कुछ वैल्यू है क्या, तो E1 की कुछ वैल्यू नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 0। अगला देखा E2, बताओ E2 की कुछ वैल्यू है क्या, E2 का कुछ नहीं, इसका मतलब इसका भी क्या है, 0। तो E1 प्लस E2 वैल्यू कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है, दोनों को जोड़ा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो यहाँ पे परिणाम क्या आ रहा है आपके पास, देखो आपके सामने यहाँ परिणाम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर, एक बार तीनों समझना, फिर आप दिमाग लगाना इसमें क्या क्या चेंज है। फिर भी समझ नहीं आया तो आप मेरे को वापस बताना, फिर इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा और। ठीक है। ये प्रश्न मैं अभी आपको बताया, कांस्टेबल एग्जाम 2020 में ऐसा प्रश्न आया था। ठीक है। आगे चलो यहाँ पे भी। अगला अपने पास कौन सा है, एब्सोल्यूट। अगला अपने पास कौन सा है, एब्सोल्यूट। इसमें क्या बताया था, इसमें सेल एड्रेस चेंज नहीं होता है, इसमें सेल एड्रेस चेंज नहीं होता है। मैंने क्या किया, ये D1 है, ये D2 है, D3 के अंदर फॉर्मूला क्या लिखा, $D$1 प्लस $D$2, मतलब कि इसके अंदर ये फॉर्मूला लिखा। तो D1 5, D2 6, दोनों को जोड़ा कितना है, 11। तो यहां पे क्या आ गया, 11। अब जो ये D3 के अंदर फॉर्मूला था, ये भी क्या है, D3 है। ये D3 के अंदर जो फॉर्मूला है, इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करके कहां पे पेस्ट कर दिया, E के अंदर पेस्ट कर दिया, E3 के अंदर। अब यहां पे क्या है, यहां पे इनके आगे डॉलर का निशान लगाने के कारण, इनके आगे डॉलर का निशान लगाने के कारण ये रिलेटिव नहीं रहे, अब क्या बन गए, एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट में अगर आप सेल का एड्रेस कहीं पे भी यूज करोगे तो उसका सेल एड्रेस चेंज नहीं होता है। एब्सोल्यूट की तो विशेषता है, इसमें सेल एड्रेस चेंज नहीं होता है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सेल एड्रेस क्या रहता है, स्थिर रहता है, फिक्स रहता है। डॉलर लगा होने के कारण इसमें क्या होता है, ये पूरी चीज क्या हो जाती है, पूरी क्या हो जाएगी, कॉपी होकर यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जो है ना भाई, इसमें फॉर्मूला क्या आया, यहाँ पे फॉर्मूला ये आया कि बराबर बराबर $D$1 प्लस $D$2। अब फॉर्मूला आप यहाँ पे बने, अपन ई के अंदर पेस्ट तो किया, लेकिन फॉर्मूला किसका आया, डी वाले का ही आया, मतलब उसमें चेंजेस नहीं हुआ। चेंजेस नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपने डॉलर यूज किया, और जब डॉलर यूज करते हैं तो सेल रेफरेंस समझता है, एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट में सेल एड्रेस हमेशा फिक्स रहता है, स्थिर रहता है, कोई चेंजेज नहीं होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना भाई, D1 की वैल्यू कितनी है, 5, D2 की वैल्यू कितनी है, 6, कि टोटल कितना हो जाए, 11। तो यहाँ पे भी कितना है, 11। उसमें तो क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, क्योंकि वहां पे सेल एड्रेस चेंज हो गया था, डी का जगह D1 का E1 हो गया था, D2 का E2 हो गया था। इसमें डॉलर लगे होने के कारण सेल एड्रेस चेंज होगा, D1 का D1 ही रहेगा, D2 का D2 ही रहेगा। ठीक है। लेकिन E3 की वैल्यू क्या आएगी, D1 और D2 को जोड़ करके,
तो D1 और D2 की वैल्यू कितनी है, 5 और 6, दोनों को जोड़ा कितना आ गया यहाँ पे, 11 आ गया। ठीक है, आगे चलो यहाँ पे। और अगला क्या लिखा हो यहाँ पे देख लीजिए। अब अगला मैं आपको बता रहा हूं कौन सा, मिक्स्ड बता रहा हूं। कौन सा बता रहा हूं, मिक्स्ड। ये देखो भाई यहाँ पे मिक्स्ड सेल रेफरेंस। मिक्स्ड सेल रेफरेंस ये क्या है यहाँ पे, एक चीज ये भी नोट याद कर लेना भाई कि F4 के द्वारा अगर आपने कोई भी फॉर्मूला जो है, अगर आपने कोई भी सेल एड्रेस रिलेटिव बनाया है और आप चाहते हो उसको मैं क्या बना दूं, एब्सोल्यूट बना दूं ऑटोमेटिक, तो उसका शॉर्टकट जो है वो है F4। अगर आपका एप से सेल रेफरेंस जो है आपका एब्सोल्यूट है, अगर आप चाहते हो उसको मैं रिलेटिव बना दूं तो उसका शॉर्टकट कौन सा, आपका F4 होता है। ठीक है भाई, चेंज कर सकते हो, रिलेटिव का एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का किसमें कर सकते हो, रिलेटिव में कर सकते हो। अब देखना यहाँ पे भी, इसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों का क्या होता है, दोनों का प्रयोग होता है, दोनों मिक्स होता है। अब देखना कैसे, क्या मैंने D1 जो है, D1 को तो बना दिया मैंने कैसा, एब्सोल्यूट, और जो D2 है इसको मैंने क्या बना दिया, रिलेटिव बना दिया। अब फॉर्मूला क्या बना अपने पास यहाँ पे, फॉर्मूला ऐसा बना, बराबर $D$1 प्लस D2। अब देखना है भाई यहाँ पे ये फॉर्मूला कहां पे लगाया, यहां पे लगाया। D1 की वैल्यू कितनी है, 5, D2 की वैल्यू कितनी है, 6, दोनों को जोड़ा कितना है, 11। अब ये जो फॉर्मूला है इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। कहां पे पेस्ट कर दिया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब देखने इसके अंदर क्या फॉर्मूला आएगा, इसके अंदर फॉर्मूला ये आएगा, बराबर $D, जिसके आगे डॉलर लगा वो एच यहां पे लिख दीजिए, $D$1 प्लस। अब देखो यहाँ पे ये D2 है, सिंपल सा है, इसका सेल एड्रेस चेंज होगा, तो D2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, E2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे D1 की वैल्यू कितनी है, 5, E2 के अंदर क्या, E2 के अंदर कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे 0, 0 प्लस 5 जोड़ोगे कितना आएगा, आपका 5 आएगा। आई बात आपको समझ में, तो एक बार अच्छे से इसको समझना आप लोग, ठीक है। और कल की जो क्लास आएगी कल की जो अपनी क्लास आएगी उसमें मैं आपके जो है फंक्शन कंप्लीट करवा दूंगा, जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे फंक्शन की क्लास जो है वो आपके सारे के सारे कंप्लीट करवा दूंगा। श्योर है आपके एग्जाम में ऐसे फंक्शन की परिभाषा जो है क्वेश्चन 100% आएंगे। तो वापस मिलता है अगली क्लास में, हो सकता है अगर स्टूडियो फ्री रहा तो मैं शाम को भी ये क्लास और रिकॉर्ड करके जो है जो आपके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो अपने कल क्लास आएगी, कौन सी आएगी, फंक्शन की क्लास आएगी, फंक्शन का टॉपिक कल कंप्लीट करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि, राम राम, खमा गणी।